हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक आपका ऐसा टॉपिक जहाँ से आपकी पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी और बात करें आपका टीजीटी ज्योग्राफी, तो सभी एग्जाम्स में यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आज की क्लास का हमारे लिए। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना और कोई भी इशू हो तो आप मुझे बाद में कमेंट कर देना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो टीजीटी स्टूडेंट्स और पीजीटी स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज के इस टॉपिक में मैं आपको इतना करा दूंगी कि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। और ये मेरे ही नोट्स हैं, और अगर आपको ये तरीका मेरा पढ़ाने का ठीक लगे तो मैं डेली आपको एक क्लास ऐसे ही दे दिया करूँगी, ठीक है, यूट्यूब पर। तो यहाँ पर देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, तो उन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। हिंदी में इसे भूपर्टी, मेंटल और क्रोड के नाम से जाना जाता है। अब जो ये क्रस्ट है और मेंटल है, इन दोनों के बीच में जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मोह असंबद्धता कहा जाता है। मोह असंबद्धता क्यों कहते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहोरोविसिस ने ही इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो मोहोरोविसिस ने इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। और उसी तरीके से आपके मेंटल और कोर के बीच भी एक जो बाउंड्री है, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो टीजीटी स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी है और मेंटल और क्रोड के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो ये चीज़ आपको लर्न रखनी है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच आपकी मोह डिसकंटिन्यूटी है और मेंटल और क्रोड के बीच आपकी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। दोनों ही आपके यहाँ पे राइट की हुई है, ठीक है, गॉट इट। अब जो आपकी ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स को आगे हर एक लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट के भी 2 पार्ट्स हैं, अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। मेंटल के भी 2 पार्ट्स हैं, अपर मेंटल, इनर मेंटल। और क्रोड के भी 2 पार्ट्स हैं, अपर क्रोड, इनर क्रोड। तो हर एक लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो 0 से 50 किलोमीटर तक का एरिया है, यानी ये वाला 0 से 50 किलोमीटर तक का एरिया है, इसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट मैं कैमरे को इधर कर लेती हूँ, 1 मिनट। देखो अब दिख रहा है। तो ये है भाई आपकी लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। जो लिथोस्फीयर है, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर कोई इसी लिथोस्फीयर पर ही रहता है। तो ये लिथोस्फीयर हम ये कह सकते हैं अपर क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट, मेंटल का कुछ अपर पार्ट दोनों से मिलकर बनी है लिथोस्फीयर। क्रस्ट पूरी आ जाएगी, ठीक है, और मेंटल का अपर पार्ट आएगा। अब इनकी डेप्थ की बात कर लेते हैं। तो जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो भूपट्टी है, वो 33 किलोमीटर की डेप्थ तक है। हमारी पृथ्वी के अंदर 33 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की क्रस्ट लेयर पाई जाती है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो मेंटल लेयर 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक देखने को मिलती है। और क्रोड की बात करें तो भाई 2900 से लेकर और आपकी 6371 किलोमीटर की गहराई तक कौन सी लेयर पाई जाती है? कोर लेयर पाई जाती है। और 6371, हमारी अर्थ का सेंटर पॉइंट भी 6371 किलोमीटर की गहराई पर ही है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो कितने किलोमीटर की गहराई पर है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंसर रहेगा 6371 किलोमीटर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और आती है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? दुर्बलता मंडल क्या होता है? जो भाई मेंटल लेयर में 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच हमारी अर्थ प्लाज्मा की फॉर्म में है। प्लाज्मा की फॉर्म यानी प्लास्टिक की, मेल्ट हुआ जो प्लास्टिक होता है ना, तो कुछ उस तरीके की फॉर्म में है हमारी अर्थ मेंटल लेयर में 100 से 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो, ठीक है। इसी बेल्ट को, इसी पेटी को, इसी बेल्ट को, जो 100 से 200 किलोमीटर की बेल्ट है, इसी बेल्ट को दुर्बलता मंडल और एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और इसी के ऊपर, इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारे जो महाद्वीप है, जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी है। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिनके ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट है, हमारे महाद्वीप है,
सभी महाद्वीप इन्हीं प्लेटों के ऊपर है और ये जो प्लेट्स हैं गाइस, ये प्लेट्स आपकी दुर्बलता मंडल के ऊपर ही मूवमेंट करती है, तैरती है। तो एस्थेनोस्फीयर मेंटल लेयर में है, 200 किलोमीटर की डेप्थ पर है और इसी के ऊपर सभी टेक्टोनिक प्लेटें मूवमेंट करती है। और एस्थेनोस्फीयर पदार्थ की चौथी अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? चौथी अवस्था में है। देखो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव, गैस और ठोस। अब चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। जो प्लाज्मा फॉर्म होती है वो मेल्ट हुआ, जैसे प्लास्टिक होती है ना, बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, चिपचिपी टाइप, तो इस तरीके की होती है प्लाज्मा फॉर्म। तो दुर्बलता मंडल पर प्लाज्मा की फॉर्म में है। तो देखो ये स्थल मंडल के बारे में फुल डिटेल से मैंने लिखा हुआ है। और गाइस यही मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं। अगर किसी भी बच्चे को टीजीटी के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स चारों नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और भाई ये मेरा नंबर है 9728771666। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट ये नोट्स पेड रहेंगे, ठीक है। तो कहीं आप मैसेज करो तो नोट्स पेड रहने वाले हैं। ये टीजीटी एसएसटी का फुल पैकेज आपको मिल जाएगा, नोट्स का, टीजीटी एसएसटी का चारों सब्जेक्ट आपको फुल डिटेल में मिल जाएंगे। आपको बाहर से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है स्थल मंडल, भूपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग। स्थल मंडल क्या है गाइस? जो क्रस्ट है और मेंटल है, उन दोनों का जो मेंटल का अपर पार्ट आएगा और पूरी जो क्रस्ट है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था ना लिथोस्फीयर स्थल मंडल कैसे बनती है, तो पूरी आपकी क्या आ जाएगी? भूपट्टी आ जाएगी, यानी क्रस्ट लेयर आ जाएगी, और उसके अलावा आपकी मेंटल का अपर पार्ट आ जाएगा। वहीं अगर डेप्थ की बात करते हैं तो जो स्थल मंडल है हमारी पृथ्वी के अंदर 50 किलोमीटर की गहराई तक है, ठीक है, यानी अर्थ के अंदर 50 किलोमीटर की डेप्थ तक जो देखने को मिलती है वो है हमारी लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। पृथ्वी की सतह से ही इसका निर्माण हुआ है, और कहीं से नहीं बनी, ये पृथ्वी की सतह से ही बनी है। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर, पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर क्या होता है, ध्यान से दो। जैसे जैसे हम वायुमंडल से अपर जाते हैं ना, ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं, तो 100 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक मिनट रुको। तो भाई जैसे जैसे हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं, तो सॉरी 100 मीटर नहीं, 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तो था वायुमंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, और वही अगर हम बात करें, अगर हम हमारी पृथ्वी के अंदर की ओर आते हैं, डेप्थ की ओर जाते हैं, तो क्या होता है? तो भाई पृथ्वी के अंदर हर 32 मीटर की गहराई पर, पृथ्वी के अंदर हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। तो पृथ्वी के अगर आप डेप्थ में जाओगे और गहराई में जाओगे तो तापमान आपका और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और यही टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता ऐसी फॉर्म में भी आ जाता है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग कुछ एरियाज लावा की फॉर्म में भी है, मैग्मा की फॉर्म में भी है। नेक्स्ट आता है सभी पर्वत, वन, खनिज संसाधन स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। तो जितने भी आपके वन हैं, पर्वत हैं, खनिज संसाधन है, स्थल मंडल है, सब कुछ आपके लिथोस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। अधिकांश आपकी जो कोयले की खानें हैं जो कि आपकी 600 मीटर से 1200 मीटर तक गहरी होती हैं, वो भी आपकी लिथोस्फीयर में है। लोहे की खानें जो कि 500 मीटर की गहराई तक होती है, वो भी आपकी लिथोस्फीयर में होती हैं। अब यहाँ पर कुछ जनरल से ये पॉइंट है। विश्व की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है गाइस, और साउथ अफ्रीका की कौन सी खान है? रॉबिन्सन गर्त खान है। रॉबिन्सन जो गर्त है विश्व की सबसे गहरी खान है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने डाला, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि पृथ्वी की प्रत्यक्ष जानकारी कौन देता है। अब इस लाइन को कुछ बच्चे समझ में नहीं पाए होंगे, तो देखो ये क्या है। देखो पृथ्वी की ज्वालामुखी हमें पृथ्वी की प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। तो देखो जैसे ज्वालामुखी फटा, तो जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से लावा मेल्ट हुआ जो आपका पदार्थ है वो बाहर निकल के फैल जाता है, इस तरीके से फैल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, कि वो लावा है, वो लावा यानी
हमारी अर्थ के अंदर से कुछ ऐसा मटेरियल निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि भाई हमारी अर्थ के अंदर मैग्मा भी है, जो बाहर आके हम जिसे लावा कहते हैं। वहीं हमें पता चलता है कुछ गैसेस भी अर्थ के अंदर है, क्योंकि जब भी ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारी गैसें भी निकलती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बहुत सारी गैसें निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती, याद रखना। उसके अलावा आपकी पानी की बूंदें भी निकलती है, कंकर, पत्थर, बम पत्थर, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बताती है कि हमारी पृथ्वी का अंदरूनी भाग कैसा है। तो हमारी पृथ्वी के बारे में हमें प्रत्यक्ष जानकारी कौन देते हैं? ज्वालामुखी देते हैं कि हमारी अर्थ अंदर से कैसे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। अब प्रत्यक्ष तो आपने देख लिए, अब पढ़ो आप अप्रत्यक्ष, कि हमारी अर्थ के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी कौन देते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष की जानकारी, पृथ्वी की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत। तो कई बार पीजीटी ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, टीजीटी में एक ही बार आया था, ज्वालामुखी था उसका आंसर, कि पृथ्वी की प्रत्यक्ष जानकारी कौन देता है और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो, घनत्व पर आधारित परमाणु, घनत्व पर कैसे, कि हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है वो हमें बताता है, घनत्व यानी वेट, यानी पृथ्वी का किस पार्ट का कितना ज़्यादा घनत्व है। तो देखो, अगर मान लो हमारी अर्थ का इस पार्ट का ज़्यादा घनत्व है, ठीक है, कोर पार्ट का ज़्यादा घनत्व है, तो कहीं ना कहीं दिखाएगा कि ये पार्ट ज़्यादा क्या है, भारी है। दबाव, अब दबाव पर आधारित यानी प्रेशर पर, जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उतना ही ज़्यादा घनत्व बढ़ता है, सिकुड़ती है ना चीज़ें। टेम्परेचर पर आधारित, तापमान भी बताता है कि पृथ्वी कहाँ से मेल्ट है, कहाँ से आपकी ठोस है, कहाँ से सॉलिड है, तो ये चीज़ें बताती है। उल्का पिंड, कहीं ना कहीं जो उल्का पिंड है वो हमारी अर्थ के जैसे ही माने जाते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में उल्का पिंड है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पृथ्वी की जो संरचना है वो भी उल्का पिंड के जैसी ही है। ठीक है, तो जो उल्का पिंड है वो भी हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, पर ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, ये हमें डायरेक्ट जानकारी नहीं देती। ग्रेविटी भी हमें बताती है कि हमारी अर्थ कैसी है, अप्रत्यक्ष तौर पर। चुंबकीय सर्वेक्षण से भी पता चलता है, और भूकंपीय तरंगे भी हमें बताती है, PSL तरंगे, कि हमारी पृथ्वी का कुछ कैसा भाग है। ठीक है, तो ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टीजीटी एक बार, टीजीटी स्टूडेंट्स बस इसे एक बार रीड आउट कर लेना, बट पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, अब हमारी पृथ्वी के आंतरिक जो पार्ट्स हैं उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब एक एक लेयर आप डिटेल में पढ़ोगे और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, क्रस्ट, भूपटल जिसे या भूपल्टी के नाम से भी जाना जाता है, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और सबसे पतली सी परत है। केवल औसत अगर एवरेज डेप्थ की बात करें, मोटाई की बात करें, तो 33 किलोमीटर है। महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक है, और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत के नीचे भूपट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी पर्वतों के नीचे अगर हम बात करें तो वहाँ पर इनकी मोटाई बढ़ जाती है पर्वतों के नीचे। महाद्वीपों के नीचे अगर एवरेज मोटाई की बात करें 30 किलोमीटर है, महासागरों में कम है, केवल 5 किलोमीटर भूपट्टी की। अगर आप बात करोगे हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत के नीचे, तो इसकी बहुत ज़्यादा मोटाई हो जाती है, 70 किलोमीटर तक मोटी है ये हिमालय पर्वत के नीचे। पृथ्वी के आयतन का, अगर हम आयतन की बात करें, आयतन होता है गाइस वॉल्यूम, यानी कितना एरिया इसने कवर अप किया है अर्थ का। तो पृथ्वी के आयतन का 0.5% है केवल भूपट्टी यानी क्रस्ट। तो सबसे पतली लेयर है ना, तो सबसे कम ही एरिया इसने कवर किया है। क्रस्ट को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस वाले पोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को सियाल के नाम से जाना जाता है। सियाल क्या होता है? SiAl, Si यानी सिलिका, Al यानी एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, Si यानी सिलिका, Ma यानी मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि सियाल किसे कहते हैं? अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, इनर मेंटल। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। सीमा किसे कहते हैं? इनर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, इनर मेंटल, अपर मेंटल, इस तरीके से। महाद्वीप जो हमारे बने हैं वो सियाल से बने हैं, याद रखना। महाद्वीप किससे बने हैं? सियाल से। और हमारे जो महासागर किससे बने हैं? सीमा से। गॉट इट। घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो जो क्रस्ट का घनत्व है, जो अपर क्रस्ट का घनत्व है वो है भाई 2.75 से 2.90। और वहीं अगर सीमा के इनर क्रस्ट के घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो 2.90 से 3.4 है। अगर इसके एवरेज की बात करें तो 3.0 है। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में क्या मेजर किया जाता है, ये भी याद रखना।
अब आपकी जो अपर क्रस्ट है उसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है जिससे हमारे महाद्वीप बने हैं। और वहीं अगर महासागरों की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और इसी वजह से इसे बेसाल्ट लेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट लेयर के नाम से भी ये जानी जाती हैं। तो ये थी भाई आपकी क्रस्ट। नेक्स्ट लेयर आती है मेंटल। मेंटल लेयर अनुपटल प्रवार 33 से 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक है ये। अपर मेंटल में जो टेम्परेचर होता है वो 870 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है और इनर मेंटल में 2200 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इस चीज़ को कि इनर मेंटल में, अपर से इनर मेंटल में आते आते टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। 50 से 400 किलोमीटर या 100 से 200 किलोमीटर। ठीक है, एनसीईआरटी में 50 से 400 लिखा था तो मैंने यहाँ 400 कर दिया है, बाकी 100 से 200 एग्जाम में आता है। तो 100 से 200 किलोमीटर की डेप्थ पर दुर्बलता मंडल देखने को मिलता है जो कि प्लाज्मा की फॉर्म में यानी मेल्ट हुए प्लास्टिक की फॉर्म में है। क्रस्ट और प्लस मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच आपकी मोहरो विशेष असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% भाग आपका मेंटल लेयर है। तो हमारी पृथ्वी की गहराई का सबसे ज़्यादा पार्ट किस लेयर ने कवर किया है? तो भाई मेंटल लेयर ने कवर किया है। कितने परसेंट पार्ट लेयर कवर किया है? 83%। तो सबसे मैक्सिमम किसने कवर किया है? आपके मेंटल ने ही। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के समस्त आयतन का हो गया। इस परत में संवहन धाराएं चलती हैं। अब ये संवहन धाराएं जो चलती है ना, इन्हीं की वजह से ये आपकी महाद्वीपीय विस्थापन जो आपकी थ्योरी है वैगनर महोदय ने दी थी 1912 में। और भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो इन्हीं संवहन धाराओं से मिलती हैं और ये संवहन धाराएं आपके मेंटल लेयर में ही चलती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। घनत्व की बात करें तो भाई इसका घनत्व रहेगा 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रति और लगेगा इस तरीके से घन सेंटीमीटर, ये इसकी डेंसिटी रहेगी। तो आप देख रहे हो हमारी क्रस्ट का जो घनत्व था वो 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। मेंटल का घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो गया है। अब आपकी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि एस्थेनोस्फेयर जो कि आपका 100 से 200 किलोमीटर या 50 से 400 किलोमीटर के बीच जो है, इसी पर ही हमारी टेक्टोनिक प्लेटें मूवमेंट करती है और इन टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर ही हमारे कॉन्टिनेंट है। और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो घटनाएं घटित होती है वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से ही होती है। नेक्स्ट आता है क्रोड लेयर यानी लास्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ इंटरनल पार्ट। क्रोड लेयर 2900 से 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक मिलती है। क्रोड लेयर का जो आरंभ है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता से होता है। तो मेंटल और क्रोड के बीच जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है वो कौन सी है भाई? गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब जो आपका क्रोड लेयर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, निकिल और फेरस यानी लोहा Ni+Fe, निकिल प्लस फेरस, इसलिए इसे नीफे के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे नीफे भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीजीटी स्टूडेंट्स कि पृथ्वी की किस लेयर को नीफे के नाम से जाना जाता है? तो वो है भाई आपकी क्रोड लेयर को, क्योंकि इसमें निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, फेरस की अधिकता पाई जाती है। क्रोड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है भाई आउटर क्रोड और दूसरा होता है इनर क्रोड। जो आउटर क्रोड है इनकी फॉर्म पूछी जाती है। आउटर क्रोड ये पीजीटी में आता है क्वेश्चन, आउटर क्रोड और इनर क्रोड की फॉर्म पूछी जाती है कि पृथ्वी किस अवस्था में है यहाँ पर। तो आउटर क्रोड आपका अर्ध द्रव या द्रव अवस्था में है। 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई पर आपका आउटर क्रोड मिलता है। घनत्व इसका 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो धीरे धीरे घनत्व बढ़ता जा रहा है। पहले आपका क्रस्ट का घनत्व 3.0 था, मेंटल का घनत्व 3.4 था एवरेज, और आपके आउटर क्रोड का घनत्व आ गया 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। एस तरंगे इसमें एंट्री नहीं कर पाती क्रोड की इस लेयर में। आउटर क्रोड में एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये आपकी द्रव और अर्ध द्रव अवस्था में है। और भूकंपीय जो तरंगे होती है ना, एस तरंगे, सेकेंडरी वेव जिसे कहते हैं, उनकी विशेषता यही होती है कि ये तरंगे कभी भी द्रव अवस्था में एंट्री नहीं कर पाती। गॉट इट? तो इसलिए एस तरंगे आउटर कोर में एंट्री नहीं कर पाती। नेक्स्ट आता है आंतरिक कोर या जिसे इनर कोर के नाम से भी जाना जाता है।
इनर कोर 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है। और देखो अब तक तो हमारी अर्थ जो थी वो द्रव और अर्ध द्रव अवस्था में थी। अब हमारी अर्थ ठोस अवस्था में आ जाती है, सॉलिड अवस्था में होती है हमारी पृथ्वी का आंतरिक कोर। घनत्व की बात करें तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व होता है। कितना ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक आते आते 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो गया है। क्रोड का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। देखो 83% किसका था, मेंटल का था। मेंटल ने कितना आयतन कवरअप किया था, 83%। और आपके क्रोड ने कितना किया, 16%। और आपकी 0.5% किसने किया था, क्रस्ट ने। और कुल द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% पार्ट कोड के द्वारा कवरअप होता है। तो ये थी तीनों की तीनों लेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोड। फुल डिटेल में अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो यहीं से आएगा। नेक्स्ट आता है ये जो चीज़ है वो विद ट्रिक है आपके लिए। क्रस्ट में तत्वों की प्रधानता, ट्रिक है ये भाई, ऑक्स सियालिक सोपमा। नाम कैसे याद करोगे, ऑक्स सियालिक सोपमा। ऑक्स से ऑक्सीजन, यानी हमारे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। फिर दूसरे नंबर पर सिलिकॉन मिलती है, SI सिलिकॉन, AL एल्यूमिनियम, I से आयरन, C से कैल्शियम, SO से सोडियम, P से पोटासियम और Ma से मैग्नीशियम। तो हमारे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन मिलती है, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। तो ये ट्रिक है ऑक्स सियालिक सोपमा। इस ट्रिक से आप क्रस्ट के अंदर जो भी तत्व पाए जाते हैं उनकी विद रैंकिंग लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आता है संपूर्ण। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है। अगर पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है हमारी पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी। तो ये हमारी पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो पार्ट है देखो, ये TGT स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है। TGT स्टूडेंट्स का तो मोहोरोविसिस और आपका गुटेनबर्ग, इन दोनों से आता है। ये PGT में आता है। क्या है भाई, देख लो ध्यान से। अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, इन दोनों के बीच भी जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री, ये जो अपर क्रस्ट होती है ना और इनर क्रस्ट होती है, इन दोनों के बीच जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को बोलते हैं कॉनराड असंबद्धता। क्या बोलते हैं, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अपर क्रस्ट प्लस इनर क्रस्ट, कौन सी असंबद्धता, कॉनराड। और अपर मेंटल प्लस इनर मेंटल, रैपिटी असंबद्धता। कॉनराड, रैपिटी, लेहमैन। अपर कोर और इनर कोर के बीच लेहमैन। और देखो कोर और क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहोरोविसिस, मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग। तो ये थी मोहोरोविसिस और ये थी गुटेनबर्ग। और इसी तरीके से अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच कॉनराड, अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच रैपिटी, अपर कोड और इनर कोड के बीच लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँ तो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और भाई अगर कोई नोट्स लेना चाहता है TGT के और PGT ज्योग्राफी या नेट ज्योग्राफी के भी नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, तो आप मुझे, मैंने वीडियो के शुरू में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और PGT ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का तो पेड कोर्स भी अवेलेबल है अचीवर्स अकेडमी ऐप पर, तो वहाँ पर जाकर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।